अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस के हवाले से है। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ हम पिगमेंट्स को डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम की टाइप्स। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं। अ प्रोसेस इन विच द एनर्जी पुअर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन are converted into energy rich compounds by the absorption of the light energy। LE क्या है जी? लाइट एनर्जी। LE से मुराद यहाँ पे लाइट एनर्जी, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा है। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन से एनर्जी पुअर कंपाउंड जो होंगे, एनर्जी पुअर कंपाउंड्स जो होंगे किसके? कार्बन एंड हाइड्रोजन के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एनर्जी रिच कंपाउंड्स में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो होंगे वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? वो तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होंगे। यानी कि मैं ये कहूँगा कि जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स होंगे आर प्रोड्यूस्ड in the form of carbohydrates। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है। और बेसिकली होता क्या है कि ये जो लाइट एनर्जी होती है ना, जो सन से आती है, वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में से क्या मुराद है? ये वही केमिकल एनर्जी है जो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है CH बॉन्ड्स में। किसके? कार्बोहाइड्रेट्स में। जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, इसी बॉन्ड के अंदर, इस बॉन्ड के अंदर ही ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, इस बॉन्ड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, बेसिकली बॉन्ड्स और केमिकल फोर्सेस के दरमियान, फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी आती है उसको भी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। केमिकल एनर्जी कौन सी? ये वो वाली पोटेंशियल एनर्जी है जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के दरमियान, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान स्टोर हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपके स्पेक्ट्रम को। तो स्पेक्ट्रम क्या है? देखें, स्पेक्ट्रम बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं जो बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ, मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स की एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन से। यानी कि मैं ये कहूँगा कि स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ है जो मुख्तलिफ किस्म की लाइट की एब्जॉर्प्शन से बनता है। कुछ स्पेक्ट्रम्स मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये वो स्पेक्ट्रम्स हैं जो लाइट की एब्जॉर्प्शन या एमिशन से बनते हैं। एक एक्शन स्पेक्ट्रम है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो एब्जॉर्प्शन सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम है वो है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EM स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो कि फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे कॉन्सिस्ट होता है। ऐसा स्पेक्ट्रम जो फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे कॉन्सिस्ट होता है। इसकी पिक्चर्स भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद जी हम चलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। एक और बात कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं सन से जो, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हैं, तो ऐसी रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन या एमिशन से जो ग्राफ बनेगा, सिंपली वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे चलते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम है which shows the relative abilities of different photosynthetic pigments to absorb different wavelengths of light। यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो ये बताता है कि मुख्तलिफ पिगमेंट्स किस हद तक एबिलिटीज रखते हैं कि वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को क्या कर सकें? एब्जॉर्ब कर सकें। देखिए, पिगमेंट्स बायोलॉजी में वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लाइट या मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर सकें और उनको एमिट भी कर सकें। एक और बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कि जो पीक्स होती है ना एक्शन स्पेक्ट्रम की और वैलीज जो होती हैं, और इसी तरह जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें भी कुछ पीक्स और वैलीज होती हैं। पीक्स और वैलीज क्या होती हैं अभी देखते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम को। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम है which shows the relative abilities of different wavelengths। लैम्डा से मुराद वेवलेंथ है। in deriving the process of the photosynthesis। यानी कि मैं ये कहूँगा कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जो हमें बताता है कि मुख्तलिफ
वेवलेंथ्स किस तरह से इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ड्राइव करने में। इससे जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नीचे लिखी है, असल में जब एक्शन स्पेक्ट्रम का एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि ब्लू लाइट, और वो भी 430 नैनोमीटर की, इसके अलावा जो रेड लाइट है 670 नैनोमीटर की, आर द मोस्ट इफेक्टिव लाइट्स और वेवलेंथ इन ड्राइविंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में भी कौन ज्यादा इफेक्टिव है, तो आपने याद रखना है कि रेड लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन दिस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस से मुराद मेरा मकसद फोटोसिंथेसिस है। मेरा जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो पीक्स होती हैं ना वो नैरो होती हैं, जबकि वैलीज ब्रॉडर होती हैं। जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में बिल्कुल उल्टा है, पीक्स क्या होती हैं, ब्रॉडर होती हैं, जबकि वैलीज क्या होती हैं, नैरो होती हैं। देखें पीक्स और वैलीज से क्या मुराद है, ये मैंने ये एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की कुछ फोटोग्राफ्स इंटरनेट से उठाई हैं। तो ये जो सबसे टॉप होता है ना, ये जो पीक्स बनी हुई है, जो टॉप ऑफ द ग्राफ है, टॉप ऑफ द ग्राफ जो है, अगर मैं इसको यूं हाईलाइट कर दूं, ये चीज, ये जो पीक्स बनी हुई है, चोटियां सी बनी हुई हैं, इनको हम पीक्स कहते हैं। और पीक से लेके ग्राफ के नीचे तक का फासला वैली होता है। इसी तरह ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसकी जो सबसे बुलंद सतह है पीक्स है, और पीक से लेके नीचे तक का फासला क्या होता है, वैली होता है। तो अगर हम ये देखें कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम में जो पीक्स हैं वो थोड़ी क्या है, चौड़ी है, थोड़ी क्या है, ब्रॉड है, जबकि इसमें बिल्कुल ब्रॉडनेस नहीं है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पीक्स बिल्कुल ब्रॉड नहीं बल्कि तंग तंग है। अच्छा, इसकी वैलीज क्या है, इसकी वैलीज नैरो है, इनकी वैलीज क्या है, अगर आप देखें गौर करें तो नैरो है, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वैलीज ब्रॉडर है। यानी उलट आपने याद रखना है, जो ऊपर वाला है ये मैंने इधर हाईलाइट भी हुआ है कि एक्शन स्पेक्ट्रम है, नीचे वाला आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और ठीक है, तो यहां तक हमारा जो तकरीबन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं। अब मजीद आगे बात करते हैं, मजीद एक और कि सबसे पहले जो एक्शन स्पेक्ट्रम डिस्कवर किया वो एक्शन, एएस से मुराद एक्शन स्पेक्ट्रम है, वो डिस्कवर किया हमारे भाई थ्यूडर विल्हेल्म एंजलमैन ने, TW एंजलमैन ने। किसमें, स्पायरोजायरा। और स्पायरोजायरा क्या है, ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है। स्पायरोजायरा एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है। स्पायरोजायरा के बारे में अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन से कलर की एल्गी है, तो आप ये बताएंगे कि इट इज़ अ ग्रीन कलर एल्गी, ये ग्रीन कलर की एल्गी है। और फिर मजीद इसकी प्रॉपर्टी के फिलामेंटस भी होती है, इसकी बॉडी फिलामेंट्स, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स पे कॉन्सिस्ट होती है। पिगमेंट्स को अभी हमने देखा, पिगमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। क्लोरोफिल की बात करते हैं, देखें बायोलॉजी में या प्लांट्स में जब भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे ना, तो फोटोसिंथेसिस में लाजमी तौर पर क्लोरोफिल का तो जिक्र करना ही पड़ेगा। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और एक इस तरह का पिगमेंट होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। दो तरह के स्ट्रक्चर्स पे कॉन्सिस्ट होता है, एक होता है हेड, एक होती है हमारे पास टेल, यानी हेड पे कॉन्सिस्ट होता है और टेल पे कॉन्सिस्ट है। ये हेड पे मुश्तमिल होता है और टेल पे कॉन्सिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है, ठीक है। अगर हेड की बात करूं तो हेड हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि टेल हाइड्रोफोबिक होती है। टेल को हम फाइटोल भी कहते हैं। इनके मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स को देख लें, हेड के स्ट्रक्चर को लिखने का मोलेकुलर फॉर्मूले को लिखने का आसान तरीका है, आप चॉन लिख दें, CHON, चॉन, MG, मैं इसको चॉन कहता हूँ, लेकिन ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, याद रखने का एक तरीका है। तो इसके बाद 35 33 5 4, 35 33 5 4, इस तरह से आप याद रख सकते हैं अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं। वैसे जिस तरह से आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। जबकि टेल का फॉर्मूला क्या है, C20 H39 B47, और टेल हाइड्रोफोबिक होती है। देखें जो फोबिया वर्ड है ना, फोबिक, फोबिया से निकला, इसका मतलब ही नफरत होता है, यानी टेल पानी से नफरत करती है, जस्ट लाइक लिपिड्स। और टेल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेल इज एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच कोर ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन टेल और फाइटोल इज एम्बेडेड ऑफ द क्लोरोफिल। तो हम ये कहेंगे हाइड्रोफोबिक कोर होता है, जिस कोर में, जिस हिस्से में टेल एम्बेडेड होती है, धंसी हुई होती है, वो भी क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। लेकिन जैसे लिपिड्स एक डिजोल्व लाइक डिजोल्व, इसी तरह टेल का भी यही है, डिजोल्व लाइक डिजोल्व, पोलर में हल होगा, नॉन पोलर में।
इधर टेल हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक में ही एंकर होगी, हाइड्रोफोबिक मटेरियल में ही धंसेगी। इसके बाद हेड की बात कर लेते हैं तो 4 पायरोल रिंग्स पे मुश्तमिल होता है। पायरोल रिंग्स क्या होती है मजीद इनको आगे देखेंगे। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, यहाँ माजत के साथ स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप होता है उसमें जो सेंट्रल एटम होता है, उसमें जो सेंट्रल एटम होता है जी वो आयरन होता है। वो क्या होता है? वो आयरन होता है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम क्या होता है? वो आयरन होता है। यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, जबकि जो आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एटम होता है, क्लोरोफिल में जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा फर्क है। एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 574 अमीनो एसिड्स होते हैं, 4 हीम ग्रुप होते हैं, हर हीम ग्रुप का एक अपना आयरन होता है। ये थोड़ा सा फर्क है। इसके बाद क्लोरोफिल 2 तरह के फॉर्म्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल 2 तरह की फॉर्म्स में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। मेन डिफरेंस के क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। क्लोरोफिल ए की मैनी टाइप्स होती हैं, जबकि क्लोरोफिल बी की सिर्फ सिंगल टाइप होती है। इनके मोलेकुलर फॉर्मूले से पहले मैं इनका कलर बता दूं। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का होता है। जबकि इनके मोलेकुलर फॉर्मूले को बिल्कुल उस तरह से लिख सकते हैं, चोन एमजी लिख के आपने क्लोरोफिल ए में 55 72 5 4, जबकि क्लोरोफिल बी में 55 70 6 4। देखें क्लोरोफिल ए में अगर मैं याद रखने का एक आसान सा तरीका है कि देखें 55 तो दोनों में सेम है। अच्छा, यहाँ पे 72 है, यहाँ 70 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 लिखा है या 6 लिखा है। इसका मतलब यहाँ अगर क्लोरोफिल ए में 72 लिखा है तो अगर क्लोरोफिल में 70 है तो आपने चूंकि क्लोरोफिल बी में हाइड्रोजन को 70 कर दिया है तो एक ऑक्सीजन को बढ़ा दे। देखिए, और क्लोरोफिल ए में ऑक्सीजन 5 है ना, क्लोरोफिल में बी में ऑक्सीजन 6 है, लेकिन क्लोरोफिल बी में देखा जाए क्लोरोफिल बी में 6 ऑक्सीजन, क्लोरोफिल ए में पाए जाने वाले 5 ऑक्सीजन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक हमने हाइड्रोजन कम कर दिया। याद रखने का बस एक तरीका बता रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है इस बात की। ठीक है, तो इसके बाद आखिरी बात है कि जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल कोई भी हो, ए हो बी हो, दो सारे नॉन पोलर है, इंसोल्यूबल होते हैं वाटर में। क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जबकि क्लोरोफिल बी एक्सेसरी पिगमेंट है। देखें, जो चीज हमारे लिए जरूरी है वो नेसेसरीज में आता है, जो जरूरी नहीं है वो एक्सेसरीज में आ जाती है। जैसे कपड़े पहनना हमारे लिए जरूरी है तो ये हमारी नेसेसरीज में आ जाएंगे, लेकिन अंगूठी पहनना, कपड़े टोपी पहनना, कोई नेकलेस गले में पहनना, कोई घड़ी पहनना, इनके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता है, तो एक्सेसरीज में आ जाएंगे। यानी जिन चीज़ों के बगैर गुजारा हो सकता है वो एक्सेसरीज हैं, जिन चीज़ों के बगैर नहीं हो सकता वो नेसेसरीज हैं। इसके अलावा चंद अहम बातें जो आपने याद रखनी है कि ये जो ब्लू लाइट है 430 नैनोमीटर की, रेड लाइट 670 नैनोमीटर की, बहुत इफेक्टिव होती हैं। वैल्यूज़ को अपने याद रखना, पूछी जाती हैं अक्सर औकात। और इसके अलावा आखिरी बात कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ना, उसको हम फोटो स्पेक्ट्रोमीटर की वजह से देखते हैं। फोटो स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जो स्पेक्ट्रम बनाने में हमारी हेल्प करती है। फोटो स्पेक्ट्रोमीटर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का होता है, जस्ट लाइक एक मशीन है, फोटो कॉपी मशीन की तरह, प्रिंटर की तरह। तो इस तरह से एक मशीन है, लेकिन बड़ी महंगी होती है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।